नमस्कार, आप देख रहे हैं ANV न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपनों उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फाइलों के बजाय खुद को मौके पर जाकर जन समस्याओं का औचक निरीक्षण किया। जाखन निवासी विवेक मदान ने CM हेल्पलाइन पर शिकायत दी थी कि UPCL ने अंडरग्राउंड लाइन बिछाने के फुटपाथ खोद डाला है और काम के बाद सही से भरान नहीं किया गया है, जिससे टाइल्स धंस गई है। मुख्यमंत्री ने मौके पर फुटपाथ की बदहाली देख नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आपसी समन्वय के साथ जल्द काम पूरा करें। धामी की इस सक्रियता से लापरवाह अफसरों में हड़कंप मच गया है। उन्नीस अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड पर प्रशासन की लापरवाही यात्रियों के लिए मुसीबत बन सकती है। यात्रा के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित एकमात्र सार्वजनिक शौचालय ने ताला लटका है और मोबाइल टॉयलेट जर्जर हालत में है। शुद्ध पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारी मेंटेनेंस का बहाना बना रहे हैं, जिससे सरकार के सुरक्षित यात्रा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। हजारों श्रद्धालुओं के लिए यह अव्यवस्था बड़ी परेशानी का सबब बनने लगी है। प्रदेश जो है एक पर्यटक स्थल भी है और उसके साथ साथ देवभूमि भी इसको कहा गया है। तो गर्मियों का सीजन आ गया है। उत्तराखंड का मंगलौर कस्बा जो है प्रवेश द्वार है और ऐसे में जो रोडवेज की हालत है वो बद से बदतर है। हम अभी देख सकते हैं कि पीछे हमारे शौचालय बना हुआ है, लेकिन उस पर ताले जड़े हुए हैं, पानी की टोंटियाँ टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो यात्री है गर्मी में परेशान है पानी के लिए। यहाँ कोई अच्छी बेहतर व्यवस्था नहीं है, जबकि बाहर से आने वाले यात्री भी यहाँ रुकते हैं, बसों से भी सफ़र करते हैं, कारों वाले भी सफ़र करते हैं। ऐसे में हमारे उत्तराखंड की छवि इनके सामने क्या होगी? जो रोडवेज अड्डे पर शौचालय था, इसके अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसका मरम्मत वगैरह का कार्य लगभग अंतिम चरणों पे और जल्दी और फाइनल टच इसको दिया रहा है। जल्दी इसको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पानी के वाटर कूलर थे, इसकी भी मरम्मत आदि के लिए बोल दिया गया है। और जितने भी इसके अलावा और भी अन्य क्षेत्र शहर क्षेत्र में जो है वहाँ पर भी जल्दी इनकी मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया। सरकार स्वच्छ भारत मिशन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही स्वच्छ भारत मिशन पर भारी पड़ रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मंगलौर बस स्टैंड पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंगलौर बस स्टैंड है और काफ़ी संख्या में यात्री भी बैठे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 58 है और दिल्ली और हरिद्वार को जोड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा शौचालय की स्थिति यहाँ, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंगलौर से होते हुए हरिद्वार चारधाम यात्रा पर जाएंगे। स्थिति देखिए शौचालय की। ये शौचालय है, यहाँ ताला जड़ा हुआ है। पुरुष शौचालय भी है, महिला शौचालय भी है, दोनों में ताला जड़ा हुआ है। और एक चीज दिखाना चाहूंगा, हालांकि यहाँ एक मोबाइल टॉयलेट भी है, लेकिन किस हालत में आप देख सकते हैं, इसका यूज नहीं कर सकते। गर्मियों का मौसम है, गर्मियां आ रही हैं, काफी यात्री हैं, उनको प्यास भी लगती है, तो कहाँ जाएंगे। यहाँ एक वाटर कूलर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वाटर कूलर है, लेकिन इसमें पानी की क्या व्यवस्था है, ये देखिए। ये पानी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी नहीं है, टंकी भी टूटी है, कोई पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, लेकिन अगर यहाँ रुकते हैं तो इस तरह की स्थिति देखते हुए उत्तराखंड की किस तरह की छवि वे अपने साथ लेकर जाएंगे। जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर देखना चाहिए और इसकी स्थितियों को सुधार करना चाहिए। मंगलौर से ANV के लिए अकील अहमद। हाल ही में एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान गायक द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ किसी सांस्कृतिक परंपराओं में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त है और ऐसे कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और प्रदेश में शांति व्यवस्था हर हाल में बनाई रखी जाएगी। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है और उत्तराखंड देवभूमि की जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा में इस तरह के गायक और इस तरह के गायन की कोई भी जगह नहीं है। ये भी हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए और सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों और इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करने वालों पर भी रोक लगे और उन्हें न्योता देने वालों पर भी रोक लगे। और अगर कुछ लोग अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं, सरकार से बड़ा समझते हैं, तो उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का छोटा भाई है। जिस तरह से वहां योगी जी ने अच्छे अच्छे माफियाओं का वर्चस्व खत्म कर दिया और पूरी तरह से वहां अपराध मुक्त भूमि बना दी, तो उत्तराखंड तो अपराधियों की भूमि है ही नहीं। और अगर कुछ अपराधी किस्म के लोग इसे अपनी शरण स्थली बनाने का प्रयास कर रहे हैं या संरक्षण देने का प्रयास करेंगे, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि धामी जी भी योगी जी के छोटे भाई हैं और इसी तरह से बुलडोजर और इसी तरह से गाड़ियां पलटना यहां भी शुरू हो सकती है। तो सरकार से बड़ा आप अपने आप को ना माने, सत्ता से बड़ा आप अपने आप को ना माने, विचारधारा से बड़ा अपने आप को ना माने। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप शासन चल रहा है, तो वहां बिल्कुल शांति चाहिए, हर कीमत पर शांति स्थापित। विश्व प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की वार्षिक यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गोविंद घाट से गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट के सेवादारों और भारतीय सेना की टीम बर्फ हटाने के लिए रवाना की गई है। यह संयुक्त दल घनगरिया तक पहुंचकर मार्ग पर जमी बर्फ को साफ करेगा, जहां कई स्थानों पर अब भी 8 फीट से अधिक बर्फ मौजूद है। दल का लक्ष्य है कि अगले 3 सप्ताह में रास्ता पूरी तरह से साफ करना है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा कर सके। समुद्र तल से करीब 15,200 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित यह धाम अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए भी जाना जाता है और हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। गृह मंत्रालय ने चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों पर संतोष जताते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए हैं। अपर सचिव अनुज शर्मा ने संगम यात्रा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, होल्डिंग एरिया और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में हेली सेवाओं के लिए अनुभवी पायलट और मौसम की सटीक निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही क्राउड मैनेजमेंट हेतु सुरक्षा बल बढ़ाने और यात्रियों की स्क्रीनिंग पर बल दिया गया। यात्रा मार्ग सीसीटीवी पार्किंग और मेडिकल पोस्ट से लैस होगा ताकि आपात स्थिति में त्वरित मदद मिल सके। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की अनूठी पहल की है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला के अनुसार देहरादून में एक विशेष इंटरसेक्शन प्रोग्राम आयोजित होगा, जिसमें महिला अधिकारी और परिवहन क्षेत्र की महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा और जागरूकता फैलाने में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना है। इसमें विभिन्न जिलों की महिला क्रमिक अपने अनुभव साझा कर यात्रा को व्यवस्थित करने की रणनीति तैयार करेगी और प्रवर्तन कार्यों में बेहद प्रभावी साबित होगी। माननीय परिवहन मंत्री जी की ओर से ये था कि परिवहन विभाग में महिलाओं की जो भी भूमिका है, चाहे वो हमारे परिवहन विभाग के महिला अधिकारी या कार्मिक हो, साथ ही जो परिवहन सेक्टर से जुड़ी हुई अगर महिलाएं हैं वो कुछ इस तरह का काम कर रही हैं, तो उनके लिए एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कि उनकी भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि चारधाम भी आगे आने वाला है। तो इसी को लेकर एक जागरूकता और एक कार्यक्रम आयोजित हम कर रहे हैं देहरादून में।
जिसमें परिवहन विभाग के जो महिलाएं प्रवर्तन संबंधी कार्य कर रही हैं या कार्यालयों में, जो कि जो रूटीन का जो काम होता है कार्यालयों में, तो वो किस तरीके से कुशलता पूर्वक उसको संपन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो देहरादून हो या अन्य जनपदों में, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम हमने रखा है 2 घंटे का, और जिसका जो शुभारंभ है वो माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा किया जाना है। तो ये 11 से 2 बजे का है और यही देहरादून में हमने इसको आयोजित करने का एक तरह से हमने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मियों के लिए लाए गए नए अनुबंध प्रारूप पर विवाद छिड़ गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने इसे कर्मचारी विरोधी बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि समान कार्य समान वेतन लागू करने के बजाय सरकार ऐसी शर्तें थोप रही है जो भविष्य में नियमितीकरण की राह रोकती है। अनुबंध में मेडिकल बोनस और सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभों का जिक्र न होने से कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। नैथानी ने इसे उनके मौलिक अधिकारों का हनन और असुरक्षा बढ़ाने वाला कदम बताया है। कोर्ट तक ने कह दिया है कि इनको समान कार्य के बराबर समान वेतन दीजिए, तो अब इन्होंने कैटेगरी क्यों बनाई? 10 साल तक की जिसकी सेवा हो गई उसको लगेगा, अरे जितने हैं सारे 4000 के करीब हैं, तो ना ज्यादा हैं, ये 20,000 के करीब हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों को डायरेक्ट सेवा में रखना चाहिए, क्योंकि सेवा तो कर ही रहे हो। अब उनको फिर झुंझुना पकड़ा दिया, उसमें भी शर्तें लगा दी कि इस वर्ष के बाद फिर अगले उसमें ब्रेक होगा, फिर वो जो विभाग है वो उनको चाहेंगे तो ठीक। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सैन्य धाम केवल कमिश्नर खोरी का प्रोजेक्ट बनकर रह गया है और इसकी लगातार लागत बढ़ाई जा रही है, जबकि काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे के दौरान भी इस परियोजना का जिक्र न होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में पारदर्शिता नहीं है और उद्घाटन में देरी इसके पीछे की सच्चाई को दर्शाती है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि परियोजना पर काम लगातार जारी है और तय समय सीमा पर पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में लंबे समय से सैन्य धाम का निर्माण चल रहा है। बार बार इसके उद्घाटन की, लोकार्पण की टारगेट डेट आगे खिसकाई जाती है और बार बार इसका बजट फुलाया जाता है। शुरुआत में इसकी लागत क्या थी और आज की तारीख में लागत क्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क निकलेगा, इसलिए क्योंकि उसमें कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। बार बार ये सैन्य धाम जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में रहता है। बीते रोज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए, लेकिन सैन्य धाम का जिक्र ना वो कर रहे हैं और ना गणेश जोशी बता रहे हैं कि आखिर सालों साल बीत जाने के बाद भी शहीदों को और सैनिकों को क्यों इंतजार कराया जा रहा है। और हर चीज में सवाल उठाने की आदत है और फिर वही सवाल उनके सिर पर पड़ता है। सैन्य धाम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जब उसका समय आएगा तब उसका उद्घाटन कराया जाएगा। और अभी चूंकि वहां पर काम चल रहा है और जैसे ही हमारा तो प्रयास रहता है कि जैसे ही काम पूरा होगा निश्चित रूप से उसका भी समय आएगा और उसका उद्घाटन करने भी प्रधानमंत्री जी ही आएंगे। उसका उद्घाटन कांग्रेस के नेताओं से नहीं करा रहे और प्रधानमंत्री जी कराएंगे। जहाँ तक गणेश जोशी जी का सवाल है, वरिष्ठतम मंत्री हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब न्यायालय से कोई बात सामने आएगी तो सरकार उसी के अनुसार कार्रवाई करेगी। और कांग्रेस को तो आरोप लगाने की आदत है और बेबुनियाद आरोप लगाती है, हिट एंड रन की पॉलिसी पे चलती है। आरोप अगर उन पर कोई तथ्य हैं तो उनको उन तथ्यों को दिखाना चाहिए, उन तथ्यों को शो करना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए। आरोप लगाने के लिए केवल आरोप लगाती है कांग्रेस, बाकी कांग्रेस का कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार केदारनाथ धाम यात्रा को ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दिया है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन्होंने रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी तक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया और विभिन्न संवेदनशील क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने और श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात कही है। स्थानीय उत्पादों और महिला स्वयं सहायता समूहों को यात्रा मार्ग पर अधिक से अधिक बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। नहीं, सभी काम तेजी से चल रहे हैं और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो काम हमारे निर्माणाधीन हैं उनको जल्दी से जल्दी समय से पूरा करें। ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी हो, आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु एक अच्छा मैसेज लेकर यहाँ से जाएं, एक अच्छा अनुभव उनको हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, हर दृष्टि से अच्छी हो, प्लास्टिक फ्री यात्रा हो, साफ सफाई का भी ध्यान रखें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सभी देश भर के आने वाले भक्तगणों से, श्रद्धालुओं से जो अपील की है कि यात्रा के जो कुछ नियम होते हैं, साफ सफाई रखनी है, उस यात्रा में सहयोग करना है, आचार व्यवहार जो ठीक रखना है, उन सभी को भी यहाँ पर बनाएं। और बाकी हमारा प्रशासन, हमारे स्टेक होल्डर, जनप्रतिनिधिगण, हमारे तीर्थ पुरोहित, सभी जो लोग यात्रा को संचालित करते हैं, सभी से बात करके, सभी के सुझाव लेकर हम यात्रा को अच्छा बनाने के लिए सभी स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूँ और यात्रा के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। हमारी सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में बाइक रैली निकाले। इस रैली में महिला मोर्चा के कई पदाधिकारी और भारी संख्या में सहित विभिन्न सामाजिक संस्थान के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करना बहुत बड़ा कदम है। वहीं प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा है कि आज महिलाओं को मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। निकाली गई है, क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज क्योंकि बिल की वोटिंग भी होनी है और आज बिल कल से संसद में पेश हुआ है, उस पर बहस चल रही है, तो ये जन समर्थन महिलाओं का हमारे माननीय मोदी जी के लिए हम लोग जुटा रहे थे कि हम उनका आभार भी व्यक्त कर रहे थे और हम सभी सांसदों से और सभी पार्टियों से कह रहे थे कि सभी को इस बिल को लाने में मदद करनी चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और आज महिलाएं इसी को लेकर स्कूटर रैली कर रही थी कि हमारे सम्मान की बात है, हमको आरक्षण देने की बात है, तो हम अपने मोदी जी का समर्थन करते हैं, उनका धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करते हैं। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक्शन मोड में हैं। दून मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही मरीजों को बाहर से दवाई दी जाएगी और गरीब मरीजों का खर्च आयुष्मान योजना के तहत वहन किया जाएगा। साथ ही अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए पेमेंट बेसिस पर डॉक्टरों को रखने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा MRI मशीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। कोई दवाइयाँ बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर से लिखी जाएंगी और वो भी अगर आदमी गरीब है और आयुष्मान में वो कवर होता है तो आयुष्मान के माध्यम से उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको भी हम अस्पताल में उनको पेमेंट बेसिस पे उनको एंगेज करें अस्पताल में और जब कोई उनकी आवश्यकता पड़े तो उसका प्रावधान करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार शासन स्तर पर कि ये। और इसके साथ साथ MRI की मशीन की यहाँ पे चर्चा भी थी कि MRI हम पे 1T ऑलरेडी अवेलेबल है, 1.5T भारत सरकार भी एक और 1.5T देना चाह रही है। तो हम लोगों का मानना है कि भारत सरकार से बात करके जो आवश्यकता यहाँ पे 3T की है, 3T MRI मशीन यहाँ पर हम लगवाएं और उसके लिए चाहे राज्य सरकार को टॉपअप करना पड़े तो हम जो भी नियम होंगे उससे भारत सरकार से बात करने के बाद इसका रास्ता निकालेंगे। और ये कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छी हमको प्रोफेसर मिला है ये काफ़ी समय के बाद। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि और हम लोगों पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक
और प्रोफेसर की आवश्यकता उस हिसाब से, और उनको बढ़ाने, उनका एक डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है उनका, उसको बढ़ाने के साथ साथ किस तरह बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके हम हर PSC तक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पहुंचाने का काम कर सके, इस पर भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड में नारी शक्तिकरण के लिए एक नई पहल की शुरुआत हो गई है। इस पहल के तहत महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। महिलाओं से 9667173333 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी भागीदारी दर्ज करने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगी। अधिक से अधिक सहभागिता से यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सभी को नमस्कार। आज आप सब लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेके 18 तारीख तक नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है 16 से लेके 18 तक। निश्चित रूप से यह महिला आरक्षण अधिनियम हम आधी आबादी, यानी कि उत्तराखंड की आधी आबादी, देश की आधी आबादी के रूप में हमारी महिलाएं अपना एक कानूनी अधिकार, जो वैसे तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को सदैव उन्होंने बहुत अग्रणी रखा। और आज उन्हीं के नेतृत्व में 16 से 18 में विशेष सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम पर निश्चित रूप से कई बिंदुओं पर उत्तराखंड के राज्य निगम कर्मचारियों में अपनी लंबित मांगों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो 19 अप्रैल से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। महासंघ का कहना है कि 1 साल से शासन को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, सामाजिक सुधार, वेतन विसंगतियों का समाधान, ACP लाभ बहाली और पेंशन व्यवस्था लागू करना शामिल है। मांग है कि राज्य निगम निकायों संस्थानों में संविदा, दैनिक, विशेष श्रेणी, PTC, तदर्थ, उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, ये मुख्य मांग है। और दूसरा, इसकी कट ऑफ डेट दिसंबर 2025 रखा जाए, हमारी मुख्य मांग है। मैं आपको बता दूं कि 2024 से लगातार निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ आंदोलित है और कहीं रैलियां, 2 रैलियां भी निकाली, लेकिन सरकार और शासन ने इस पे कोई ठोस निर्णय आदेश नहीं दिया है। आज महासंघ द्वारा निर्णय लिया गया है, आपकी प्रेस के माध्यम से हम आपको बता दें। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित नारी शक्ति रोड सेफ्टी संकल्प कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा मुख्य अतिथि रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य परिवहन और अन्य क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और उनके संघर्षों को रेखांकित करना था। महिला अधिकारियों ने विभाग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अनुभव साझा किया। इस अवसर पर परिवार और कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाने वाली और रोड सेफ्टी में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। मंत्री बत्रा ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताते हुए कहा है कि सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मसूरी विधानसभा सीट पर भाजपा के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अभेद्य किले में पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने दावेदारी ठोककर हलचल मचा दी है। जोशी की 4 बार की जीत को चुनौती देते हुए गामा अब सक्रिय जनसंपर्क में जुटे हैं। गामा का स्पष्ट तर्क है कि मसूरी सीट किसी व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है, बल्कि भाजपा की है। उन्होंने कहा कि यदि साल 2027 में संगठन उन पर भरोसा जताता है तो वे जीत सुनिश्चित कर राज्य में सरकार बनाने में योगदान देंगे। अच्छा, मसूरी सीट
क्या गणेश जोशी की सीट है, क्योंकि लगातार विधायक और कहते भी हो यही है? देखिए, मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है। क्या लगता है किसी की बकौती? देखिए, किसी व्यक्ति की नहीं है, लेकिन हर किसी को मौका मिलना चाहिए और हर किसी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़े। मैं अभी मेयर रहा हूं तो निश्चित रूप से मेरी भी इच्छा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और विधानसभा का चुनाव जो है मसूरी से मेरी इच्छा है और भारतीय जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मसूरी से प्रत्याशी बनाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ANB के साथ।